गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी कविता जो है ना 5 पाठ। ठीक है। और ये कविता का नाम है ना भारत माता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है भारत माता। और इसमें से एग्जाम में तो अच्छा सा एग्जाम मतलब पूछा जाता है। ठीक है। और जिनके लेखक है यानी कि कवि हैं, हम कुछ इनके कविता पढ़ने से पहले है ना कवि परिचय जान लें। ये कवि परिचय में से एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है। तो इस कवि परिचय में से आप लोग को जो बात बताएंगे है ना तो सुनिएगा गौर से। और इसमें से है ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी हेल्पफुल मिलेगा इसमें से आपको। चलिए हम चलते हैं अब इस कविता की ओर। भारत माता क्लास 10th हिंदी का जो है ना जो लिखे हुए हैं कवि के नाम है सुमित्रा नंदन पंत। बात करें सुमित्रा नंदन पंत का जन्म है ना 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला में हुआ था। यह पिछले की बात है अल्मोड़ा जिला की। आज वर्तमान में बात करें तो यह बागेश्वर जिला के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर जिला के नाम से आज अपने एग्जाम में अगर रहेगा अल्मोड़ा जिला तो ठीक है, अगर रहेगा ऑप्शन में कि बागेश्वर जिला, आपको बागेश्वर उसमें नहीं, इसमें बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके बारे में हम सर्च किए तो पता चला है कि बागेश्वर जिला है। तो आज वर्तमान में पता है कि इसका पिछले जो अल्मोड़ा जिला नाम दिया गया है किताब में। तो अगर एग्जाम में आपको पूछेगा कि अल्मोड़ा जिला नहीं बागेश्वर जिला है तो आपको जिला में आपको टिक मानना पड़ेगा। ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान था, जो जगह का नाम था, जहाँ जन्म हुआ था, ये उत्तरांचल मतलब दिया हुआ है उत्तरांचल। ठीक है। लेकिन यह उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल को उत्तराखंड के। और यह जो जगह का नाम था वो था कौशनी का नाम था, कौशानी। ठीक है। जहां इनका जन्म हुआ था सुंदरानंद पंत जी का जन्म हुआ था, जगह का नाम था कौशानी, नाम था कौशानी। जन्म के है ना 6 घंटा बाद जब इनका जन्म हुआ सुंदरानंद पंत जी का तो है ना इनकी माता का मृत्यु हो गया था, जिनकी माता का नाम था सरस्वती देवी, नाम था इनकी माता का। जो जन्म के 6 घंटा बाद मृत्यु हो गया था, यानी कि मर गए थे है ना। और इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत, यानी कि यह पंत के परिवार से यह बिलोंग करते थे, निवास करते थे, यह पंत जी के परिवार से। यानी कि यह पिता का नाम था गंगादत्त पंत। और यह इनका जो मृत्यु हो गया था वो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को, यानी कि 1977 को इनका मृत्यु हो गया था। 29 दिसंबर 1977 को इनका मृत्यु हो गया था। और ये पंत जी है ना प्राकृतिक के सौंदर्य के प्रेमी कवि हैं। यानी ना प्रकृति के बारे में जिनके जो जितना की कविता लिखा गया है, ये प्रकृति के बारे में काफी है ना प्रकृति से प्रेम करते थे, या प्रकृति के प्रेमी कवि से कहा जाता है। और आपसे एग्जाम पूछेगा कि प्रकृति का सौंदर्य के प्रेमी कवि किसे कहते हैं, तो कहते हैं पंत जी को। और हम पीछे पढ़े थे है ना घरानंद के जो कवि थे, उसमें पढ़े थे प्रेम का पीर कवि कहते हैं घरानंद को। और ऐसे पढ़ रहे हैं जो प्रकृति का सौंदर्य का प्रेमी जो है वह पंत जी, सुंदरानंद पंत जी है। और पंत जी है, ये सुंदरानंद पंत जी एक छायावादी कवि है। ठीक है। ये छायावादी, परंतु इनके विचार जो है ना मानववादी से ही मिलता है। इनके विचार जो है, इनका जो सोच है, ये मानववादी की तरफ भी बढ़ता है और ये छायावादी भी हैं। और बात करें तो अतिवादिता एवं संकीर्णता का घोर विरोधी, यानी घोर विरोधी, ठीक, इसका विरोध किया करते थे। और उनका जो सबसे अंतिम काव्य रचना की जो कविता लिखे थे, सबसे अंतिम लास्ट बार जो कविता लिखे थे, उसकी कविता का नाम था लोकायतन था, नाम था लोकायतन, नाम था लोकायतन। सबसे अंतिम कविता इनका था लोकायतन। और जो परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, जो कितनी कविताएं लिखी उनका नाम दिया गया है। पहला कि उच्चवास
और पल्लव और वीणा और ग्रांथि और गुंजन और युगांत और युगवाणी और ग्राम्या और स्वर्ण धुली और स्वर्ण किरण और अगला है युगपथ और चिंदबरा आदि। इतने कविताएं लिखा गया है। यह नाटक भी लिखा करते हैं। इनका एक नाटक भी है जो है ना, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखा करते थे। और यह चिंदवारा जो था एक कविता जो चिंदवारा है, इसको चिंदवारा पर इन्हें है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत जी को। ठीक है, यानी जो चिंदवारा जो कविताएं था इनमें, इस कविता पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट कविताएं आपको हम चुन के इसमें बताते हैं कि कौन सा जो कविताएं हैं ये इंपोर्टेंट आपके लिए है। और एग्जाम में ये काफी इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके की कविता के लेखक मतलब कवि कौन है। तो आपको पहला होगा कि लोक यातन, यानी कि जो लास्ट कविता थी ये तो पूछेगा एग्जाम में, पूछने की संभावना है। ठीक है, और था युगांत, युगांत इंपोर्टेंट है। और है युगवाणी, ये भी इंपोर्टेंट है। और है ग्राम्य, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ग्राम्य। ग्राम्य बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए है कि एग्जाम में पूछ सकता है ग्राम्य के कवि कौन है, कितने सवाल किया इसको, ग्राम्य। और अगला मेरा है चिंदबरा। इतना आपको माइंड में याद रखना होगा। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा माइंड में। ठीक है, और ये जो कविताएं हम पढ़ रहे हैं भारत माता, यह ग्राम्य से संकलित है। यानी ग्राम्य जो है ना एक संग्रह था पंत जी का, उस संग्रह यानी ग्राम्य संग्रह से लिया गया है, कविता से लिया गया है ये भारत माता। और हम चलते हैं आपको है ना कविता में। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको इसका जो शब्दार्थ है याद कीजिएगा, तो अभी आपका इसका अर्थ लगा पाइएगा। अगर शब्दार्थ याद नहीं कीजिएगा तो फिर हम तो अर्थ लगा देंगे, समझ में आएगा भी, लेकिन कुछ जगह आपको भूल जाइएगा। और आपको शब्दार्थ याद रहेगा तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप भी अर्थ आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा दासनी। ये पहला जो मेरा है पंक्तियां है, यह है भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल। यानी भारत माता ग्रामों में, गांव में निवास करती है ना, खेतों में फैला है श्यामल। यानी खेतों में है ना जो लोग काम करते हैं, फसल जो छाई हुई है, ये काले काले लोग है ना, जब धूप जो पड़ती है तब खेतों में लोग है ना श्यामला श्यामला लोग नजर आ रहे हैं। धूप के माध्यम से जो आदमी है ना, अगर गोरे आदमी को अगर धूप में जाता है निकल के काम करने के लिए, थोड़ा थोड़ा श्यामला हो जाता है। तो कहना है कि खेतों में फैला है श्यामला, मतलब खेतों में जो है ना श्यामला श्यामला जो फसलें हैं और लोग हैं फैले हुए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, यानी कि जिस समय ये मेरा भारत देश अंग्रेज जो है ना गुलाम का था है ना, उस समय एक तरीका गया और उसके बारे में बताया गया कि मेरा भारत देश के लोग और खासकर किसान लोग कितना ग्रस्त थे अंग्रेज के गुलाम से। इसको इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया, बताया गया है। कह रहा है कि पहले जमाने में बात करते थे तो उस समय है ना किसान के बीवी बच्चे है ना माँ सभी लोग साथ मिलकर खेतों में काम करते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि धूल भरा मैला सा आंचल, जो महिला के जो आंचल होती है आंचल, ये धूल से भरा हुआ है। और यह जो है ये धूल भरा मैला सा आंचल, यानी कि जो ये महिला का जो आंचल होता है यह धूल से भरा हुआ है। यानी कि यह मिट्टी जो है गंदा हो गया हुआ है मिट्टी के कारण। गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, यानी जो गंगा और यमुना जो नदी में जो है ना जल बहती है ना, पानी बहती है, वो पानी नहीं है, ये भारत माता का आंसू है ना। ये भारत माता क्या जी आंसू है, ये आंसू बह रही है, ये पानी बह रहा है। और मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, यह जो भारत माता है ये मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्त है ना, यह बन के उदासनी है, यह कुछ कर नहीं पा रही है। ये अपने भारत
भारत के लोग है ना, अपने जो भारत माता है, अपने संतान को, अपने बेटे को देख करके इसकी आंखों में आंसू आ रहा है कि कितना कष्ट है ना मेरा बेटा लोग झेल रहा है, मैं संतान झेल रहा है। भारत माता अपने संतान को देख करके इसकी आंखों से आंसू आ रहा है। अगला मेरा है कि दन्य जृत अपलक नत चितवन अंधेरों से चिद नीरव रोदन। यहाँ कह रहे हैं कि दन्य यानी कि गरीबी के कारण जो है ना, इसका जो है ना गरीबी के कारण यह चिंता में रहते हैं। तो इतने गरीब होते हैं उस समय, मतलब उस समय के लोग किसान थे, वो इतने गरीब होते थे कि अंधेरों में है ना वह अपने नीरव मतलब है ना रोवा करते थे। अंधेरों में वह हमेशा चिंता में रहा करते थे अंधेरों का। और युग युग से यानी कि सदियों सदियों से है ना ये विषमन मन वो अपने घर में प्रवासी बनी हुई है। यानी कि युग युग से जो यहाँ के किसान है ये अपने घर में ही प्रवासी बने, यानी कि अपने घर में ही बेगाने बने हुए हैं, यानी अपने घर में ही नहीं रह पा रहे। यानी कि अंग्रेज दूसरे देश से आकर के भारत माता पर अत्याचार कर रहे हैं। और युग युग से सदियों से हमारा जो यहाँ के लोग है, भारत माता जो किसान है ना, अपने घर में बेगाने बने हुए, यानी कि दूसरे आदमी अगर यहाँ पर अगर हमारा ये अपने घर में बेगाने सा बने हुए, बेगान सा रहते हैं। 30 कोटि संतान नगनतन अर्ध सोइत निसर्जन। यह कह रहे हैं कि 30 कोटि संतान, जिस समय मेरा भारत देश अनित गुलाम था, आजादी के कगार पर जा रहा था, उस समय है ना 30 करोड़ जनसंख्या हमारा भारत का था। यानी कि 30 करोड़ जनसंख्या, 30 कोटि यानी कि 30 करोड़ जो संतान था हमारे भारत का, है ना, भारत माता का जो है ना बेटे थी, संतान थी, है ना, वो यानी कि बिना कपड़ा के नग्नतन मतलब अर्ध कपड़ा यानी कि थोड़ा कपड़ा के है ना रहा करते थे। यानी कि उसके पास पूरा बदन ढकने के लिए वस्त्र भी कपड़ा भी नहीं हुआ करता था। मूड असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासनी, यानी वह मूर्ख भी हुआ करता था, असभ्य भी हुआ करता था, उसके पास शिक्षा नहीं था, अशिक्षित था, वह निर्धन था, गरीब था, बेचारा मतलब लाचार था। नतमस्तक तरुतल निवासनी, यानी जो वो है ना पेड़ों के नीचे है ना अपने निवास करते थे, वो पेड़ों के नीचे रहा करते थे। ठीक है, अगला मेरा है स्वर्ण सत्य पदतल लुंठित धरती सिंहासन मन कुंठित। ये कहने के स्वर्ण सत्य नहीं होता है, होता है सोना। यानी पहले के मतलब जिस तरह हमारा गुलाम था उससे पहले हमारा भारत देश सोने का था, सोने का चिड़िया। ठीक है, यानी कि स्वर्ण सत्य मतलब होता है सोने ऐसा फसल कोर पर दतल लुंठित, यानी कि सोने ऐसा फसल को यहाँ के अंग्रेज था वो अपने ना पैर से ना उसको कुचल देता था, फसल को प्रोना होता था पैर से। ठीक है, और धरती से मन कुंठित, इस प्रकार धरती पर जो पैर आदमी कुचलता है धरती कुछ जवाब नहीं देता है। उसी प्रकार यहाँ के जो किसान थे भारत माता के जो बेटे थे, संतान थे, यह कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, या मजबूर थे, या कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसके फसल को है ना पैरों तले रोना जा रहा था, या कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कर्दन कपित उत्तर मौन स्मित राहु ग्रसित सत्यंदु हासिनी। यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार मौन रहा करते थे ना, मतलब कुछ जवाब नहीं दिया क्या करते थे, और इस प्रकार माना किसी के जीवन है ना अति लग गया है, ग्रहण लग गया, ग्रहण, इसी प्रकार इनके जीवन में राहु ग्रसित हो गया, इसके जीवन में ग्रहण लग गया हुआ, या कुछ बोल नहीं पा रहे, चुपचाप यह सह रहे थे। अब इस प्रकार है ना शरद ऋतु को जो चंद्रमा होती है जो कुछ रोशनी नहीं दे देती है, और उस प्रकार जो मौन रहती है, उस प्रकार ये यहाँ के जो संतान है, भारत में जो संतान है, यह मौन है, या कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। लग रहा है कि चिंतित भ्रिकुट क्षति तिम्रांकित नमित नयन नव वस्पांचित अनन श्री छायासी उपमित ज्ञान मुडगिता प्रकाशनी। यानी कि यहाँ के जो लोग है यह भ्रिकुटी रहते हैं, यह चिंतित रहते हैं कि भारत माता का जो संतान है यह अपने नयनों से यानी यह झुकी हुई आंखों से ये सब कुछ है ना देख रही है, लेकिन यह कुछ जवाब नहीं दे रही है, यह कुछ बोल नहीं पा रही है। यहाँ के जो भारत माता का जो संतान है यह अपने झुकी हुई आंखों से, नैनों से सब कुछ देख रहे हैं, या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यह ज्ञान यानी ज्ञान मूढ़ है, यह मूर्ख है, यह बिना ज्ञानी आदमी है, इसलिए यह कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अगला मेरा जो है पंक्ति है वो है सफल आज उसका तप संयम
पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। यानी कि यहाँ कह रहे हैं जब देश मेरा आजादी के कगार पर आ गया था, आजादी होने के कगार पर आ गया था, तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो सफल था वो तप था, आज उसका संयम मुझे मिल रहा है। जो मैं जो तपस्या था, जो इस अंधकार में वो जी रहे थे, आज ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उस आजादी मतलब है ना, उस मतलब अत्याचार से उससे हम कुछ आगे आगे अब हम कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में आ गए हुए हैं। पीला अहिंसा सतन्य सुधोपम, यानी कि सुधा के समान है ना, अब जो दूध है वो अहिंसा के समान है ना। यानी कि गांधी जी के द्वारा बात करें तो गांधी जो द्वारा ये आजादी के अहिंसा पर है ना कगार पर आ गए हैं। अब कह रहे हैं हरति जनमन जय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। यहाँ कह रहे हैं कि हरति जनमन, यानी कि अब यहाँ के भारत माता के जो बेटे संतान है, अब इनके अंदर से डर भय धीरे धीरे है ना समाप्त हो जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि जग में, अब इस संसार में जो जग है, इस संसार में जो है ना, अब भारत माता के जो संतान है, बेटे हैं, वो जो संतान है, ये जो अब है ना अपना जीवन को है ना, अपने जीवन को ये अच्छी तरह से अब विकासशील यानी कि विकास की ओर लिया सकता है, क्योंकि ये अब आजाद हो गए हुए हैं, स्वतंत्र हो गए, अपने मर्जी से अब ये जीवन जी सकते हैं। ये मेरा हो गया आपका इस भारत माता का जो व्याख्या कर दिया हम